आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज बिहार एसएससी का क्वेश्चन बैंक देखेंगे। तो इसके पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन बैंक का एक सीरीज हुआ है जिसमें 3 सेट का कंप्लीट किया गया है और आज हम लोग 2015 का एक क्वेश्चन बैंक देखेंगे जो 2015 में संपन्न हुआ था। तो इस वीडियो में हम लोग केवल जीके और जीएस का प्रश्न देखेंगे और एक अलग से वीडियो होगा जिसमें मैथ और रीजनिंग को भी शामिल करेंगे, लेकिन इस वीडियो में केवल क्या देखेंगे, जीके और जीएस को। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं जीके और जीएस से। तो देखिए पहला प्रश्न इसमें क्या है, इसमें पहला दूसरा ये सब मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है, तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे। चलते हैं अभी आगे। क्वेश्चन नंबर 28-29 तक ये मैथ रीजनिंग का प्रश्न है। ये सारा इसमें मैथ और रीजनिंग का ही दिया हुआ है। इससे आगे बढ़ते हैं। 50-55 ये सब रीजनिंग का ही यहाँ पर लगातार प्रश्न है। आइए क्वेश्चन नंबर 69 में या फिर 63 से आगे बढ़ते हैं इधर। क्वेश्चन नंबर 64 में देखिए 64 का है। 64 का मैथ और रीजनिंग का नहीं है, ये जीके और जीएस का लिया गया है। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 यानी 64 से। तो देखिए 64 का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 64 में है, हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन है। तो ऑप्शन में है ए का है क्लोरोफिल, बी का है क्लोरोप्लास्ट, सी का है क्लोरोफॉर्म और डी का है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी कौन, क्लोरोफिल। यानी क्लोरोफिल क्या है, हरे रंग का पदार्थ है जो प्रकाश संश्लेषण करता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में। साइलेंट वैली या मुग घाटी किस राज्य में अवस्थित है। तो साइलेंट वैली कहाँ है, तमिलनाडु, गोवा, जम्मू कश्मीर, केरल। तो ऑप्शन इसका सही ऑप्शन नंबर डी यानी कहाँ है, केरल में है। साइलेंट वैली कहाँ है, केरल में है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 66 में, गोवा किस नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन ए है नर्मदा, बी है मांडवी, सी है ताप्ती और डी में पेनार नदी है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर कौन सा, बी यानी मांडवी नदी। गोवा किस नदी पर अवस्थित है, किस नदी के तट पर, मांडवी नदी के तट पर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में, शुष्काक्षिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी विटामिन डी की कमी से। किसकी कमी से, विटामिन डी की कमी से। आपको पता होगा कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। और आपको यह भी जानकारी होना चाहिए कि विटामिन डी की कमी से एरिकेटस जैसे बीमारी होता है। अब विटामिन डी मिलता कहाँ से है, सूर्य के प्रकाश से मुख्य रूप से ये प्राप्त होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 68 में, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। क्या परिणाम है, बाल क्षय, बाल वक्र, बेरी या फिर बल्क चर्म। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए यानी बाल क्षय। यानी क्या, ऑप्शन नंबर ए इसमें कौन सा हो गया, जो प्रोटीन ऊर्जा का कुपोषण का परिणाम है वो क्या है, बाल क्षय है। इसकी कमी से क्या होता है, शरीर का विकास जो है रुक जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में। 68 के बाद 69 में। तो देखिए 69 में क्या है, 69 में दिया है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी का मान जो है सर्वाधिक होगा। यानी गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक सबसे कहाँ पर होगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी यानी कहाँ, अंटार्कटिक के कैंप में। अंटार्कटिक के कैंप में क्या होगा, वहाँ पर जी का मान जो है सबसे अधिक होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 70 में, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है। ऑप्शन ए है लीवर, बी है पेंक्रियाज या अग्नाशय, सी है किडनी और डी है हृदय। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी कौन सा, पेंक्रियाज या फिर अग्नाशय। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में, इबोला क्या है। तो इबोला एक वायरस है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। तो इबोला क्या होगा, एक वायरस होगा। इबोला वायरस जो है अफ्रीका महादेश में लीबिया, चाड, कांगो बेसिन आदि क्षेत्रों से इसका शुरुआत हुआ है। मतलब वहीं से ये उपजा है या फिर कहिए पनपा है।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में। तो 72 का है घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है यानी इनमें से किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है। ऑप्शन ए है तटीय क्षेत्र, बी है पहाड़ी क्षेत्र, सी है रेगिस्तान क्षेत्र और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी कौन सा क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 में। विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है यानी कहाँ जमा होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी कहाँ, ब्रिक में। कहाँ जमा होता है, ब्रिक में। ब्रिक में नहीं, यकृत में होता है। इसका गलत हो गया ये। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी यानी यकृत में। विटामिन ए जो है मुख्य रूप से यकृत में जमा होता है और पित्त का स्राव भी किससे होता है, यकृत से ही होता है। और मृत आरबीसी को नष्ट यकृत के द्वारा ही किया जाता है। तो ये सब जानकारी जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस सबको भी जरूर ध्यान में रखिएगा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 में। मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है। यानी मादा क्यूलेक्स मच्छर जो है उसको काटने से कौन सा बीमारी निम्न में से होता है, मलेरिया, फाइलेरिया या फिर रिंगवर्म या दाद। तो कौन सा बीमारी होता है, फाइलेरिया। कौन सा बीमारी होता है, फाइलेरिया। मादा क्यूलेक्स मच्छर काटने से फाइलेरिया रोग का वाहक है यानी फाइलेरिया रोग इससे फैलता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाथी पांव भी कहते हैं। फाइलेरिया रोग को क्या कहते हैं, और हाथी पांव के नाम से भी जाना जाता है। इसमें आप देखे होंगे किसी का पैर होता है पूरा फूला हुआ रहता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में। समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी यानी समान वायुमंडलीय दबाव को। समदाब रेखाएं जो है समान वायुमंडलीय दबाव को प्रदर्शित करती हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 76 में। इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है। तो कौन, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी कौन सा, लूनी। कौन सा सही है, लूनी। आपको पता होगा कि लूनी नदी जो है राजस्थान से निकलकर और राजस्थान में ही समाप्त हो जाती है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 320 किलोमीटर है। कितना है लंबाई इसका, 320 किलोमीटर। और लूनी नदी में लवणता की मात्रा अधिक पाई जाती है। लूनी नदी में क्या है, लवण जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 77 में। 77 का है थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है। यानी थायराइड ग्रंथि कहाँ पाया जाता है। तो ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है गला में। जिसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पाया जाता है, ये गला में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 78 में। तो देखिए 78 का क्या है। 78 का प्रश्न है साधारण नमक का रासायनिक नाम लिखित में से क्या है। यानी साधारण नमक को किस नाम से जाना जाता है रासायनिक रूप में। तो आपको पता होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी भी है। इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड, जिसका सूत्र होता है NaCl। सोडियम क्लोराइड NaCl। अब आइए क्वेश्चन नंबर 80 में, क्वेश्चन नंबर 79 में, 79 में। तारों का रंग निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है। तारों का रंग जो है किस पर निर्भर करता है। तो तारों का रंग निर्भर करता है किस पर, उसके तापमान पर। किस पर निर्भर करता है, उसके तापमान पर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, उसका क्या, तापमान पर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 80 में। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश के थे। तो ये किस देश के थे, ये थे अमेरिका के। किस देश के थे ये, अमेरिका के थे। डॉक्टर बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। डॉक्टर बोरलॉग जो हैं उनको विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 81 में। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए किया जाता है। तो किसकी उपस्थिति जांचने के लिए किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी यानी अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है, छुआछूत से। और अनुच्छेद 14 जो है ऑप्शन नंबर ए में, यह संबंधित है विधि के समक्ष समता के अधिकार से ये जुड़ा हुआ है। यानी कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में है। अनुच्छेद 15 में क्या है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। यह किस में है, अनुच्छेद 15 में। और अनुच्छेद 17 में तो आप देख लिए छुआछूत का उन्मूलन। अनुच्छेद 18 में है सभी प्रकार के वंशगत उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है। इसका वर्णन किस में है, अनुच्छेद 18 में है। तो आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 में।
तो देखिए 83 का क्या है। क्वेश्चन नंबर 83 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका सूत्र है, इसका सूत्र भी हम लिख देते हैं, जरूर ध्यान रखिएगा, CaSO4 और इंटू में हॉल 2 और फिर इंटू में H2O। इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। यह इसका रासायनिक सूत्र है और इसका रासायनिक नाम भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में, निम्नलिखित गौ प्रजातियों में कौन सी प्रजाति देसी नहीं है, यानी कौन सा प्रजाति जो है विदेशी है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी होलिस्टीन फ्रीजियन। कौन सा, होलिस्टीन फ्रीजियन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 85 में, बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्ष की निर्धारित है। इसकी गणना ऑप्शन में आप देखिए किसके अनुसार किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है। तो पंचायत का जिस दिन पहला बैठक होता है उसी दिन से इसका गणना किया जाता है 5 वर्ष के लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 86 में। तो देखिए 86 का क्या है। 86 में है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है, मंत्री परिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ये तो गलत है इसका। ऑप्शन बी है, विश्वास मत राज्यसभा में लाया जा सकता है। ये भी गलत है। ऑप्शन सी है, राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची का संदर्भगत विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है। तो यही ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 87 में, राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन ए है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2 और 3 है। तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर इसका सही है। तो इसमें तो गलत देखना है, तो ये गलत नहीं है। पहला ऑप्शन क्या है इसका सही है। ऑप्शन बी में आइए, राष्ट्रीय झंडे के चक्र में आरों की संख्या कितना होता है, 24 होता है। तो ये ऑप्शन भी इसका सही है। आरों यानी तिलियों की संख्या कितना होता है, 24। ऑप्शन नंबर सी में आइए, राष्ट्रीय प्रतीक लौरिया नंदनगढ़ के सिंह सिर से लिया गया है। यही क्या है, ये गलत है। इसमें यह कथन क्या है, इसका गलत है। तो इसके लिए ऑप्शन कौन सा सही हो गया, आंसर इसका हो गया ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि चुना था इसमें कौन सा गलत है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 88 में। देखिए 88 का क्या है। 88 में है, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का कितना % प्राप्त हो या फिर प्राप्त नहीं हो, इसके हिसाब से बताना है। तो पहला ऑप्शन है 1/5 से कम प्राप्त हो, दूसरा है 1/7 से कम प्राप्त हो, तीसरा है 1/6 से कम प्राप्त हो और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। वो अपना जमानत राशि खो देगा कब, जब उसको प्राप्त मतों में, कुल मतों में से 1/6 से कम मत अगर प्राप्त होगा तो अपना जमानत राशि क्या करेगा, खो देगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 89 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था। तो ये कहाँ हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। कहाँ हुआ था, बॉम्बे में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये जो बॉम्बे में जो सभा हुआ था उसमें 72 व्यक्ति शामिल हुए थे। कितने सदस्य शामिल थे, 72। और राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। और कब हुआ था ये, 1948 में जयपुर में हुआ था। स्वतंत्र भारत में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, 1948 में जयपुर में। तो स्वतंत्र भारत में हुआ था, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था, बॉम्बे में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। और इसमें कितने व्यक्ति शामिल हुए थे, इसमें शामिल हुए थे 72 व्यक्ति। तो आप सारे प्रश्न को ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 90 में, एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए। तो कितने होना चाहिए, कम से कम कितना, 55। कितना होना चाहिए, कम से कम 55 होना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 91 में, ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्यागपत्र जो है प्रभावी माना जाएगा। तो अब आते हैं इसका ऑप्शन में, ऑप्शन है इसका 7 दिनों बाद
15 दिनों बाद, 21 दिनों बाद या 28 दिनों बाद जिसमें रविवार शामिल नहीं है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए यानी 7 दिनों के बाद जो है वह प्रभावी माना जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 92 में, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? तो कब हुआ था ये? 1952 ईस्वी में। कब हुआ था? 1952 ईस्वी में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 93 में, मनरेगा योजना में प्रशिक्षित और अर्ध प्रशिक्षित मजदूरों की मजदूरी पर केंद्र और राज्य के व्यय का अनुपात कितना है? यानी केंद्र का हिस्सा कितना है और राज्य का हिस्सा कितना है? तो ये हिस्सा सही है ऑप्शन नंबर सी का, यानी 75 और 25 का। तो केंद्र का होता है 75 और राज्य का होता है 25। ये किसके लिए है? मनरेगा वाले मजदूरों के लिए जो प्रशिक्षित हैं और अर्ध प्रशिक्षित हैं। आप चलिए क्वेश्चन नंबर 93 के बाद 94 में देखिए 94 का क्या है। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना अनावृष्टि और दो युद्धों के कारण प्रभावित हुई है? प्रथम की, तीसरी की, पंचम या फिर छठी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी कौन सा? तीसरी पंचवर्षीय योजना। कौन सी पंचवर्षीय योजना? तीसरी पंचवर्षीय योजना। आपको पता होगा कि 1962 ईस्वी में भारत और चीन का युद्ध हुआ था और 1965 ईस्वी में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, तो उसी टाइम ये प्रभावित हुआ था। 1965-66 में अकाल भी पड़ा था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 95 में। क्वेश्चन नंबर 95 है, बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो किनके द्वारा किया गया था? यह किया गया था सहजानंद सरस्वती के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अब ये कब किया गया था? 1928 ईस्वी में। कब किया गया था? 1928 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था? सहजानंद सरस्वती के द्वारा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 96 में, 1860 ईस्वी में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? तो इसके रचनाकार कौन थे? दीनबंधु मित्र। इसके रचनाकार थे दीनबंधु मित्र। अब इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1860 ईस्वी में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 97 में, नीचे दी गई कमेटियों में किसका संबंध पंचायती राज से है? तो किसका संबंध पंचायती राज से है? बलवंत राय मेहता कमेटी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। तो पंचायती राज से संबंध किसका है? बलवंत राय मेहता कमेटी का। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 98 में, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था, उसका सार क्या था? तो उसका सार क्या था? लोक भागीदारी, यानी उसका मुख्य मकसद था लोक भागीदारी यानी लोगों का कल्याण करना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 98 के बाद 99 में। तो देखिए 99 का क्या है? द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी यानी किस क्षेत्र में? क्रीड़ा प्रशिक्षण में, यानी खेल को जो सिखाने का कार्य करते हैं उनको दिया जाता है कौन सा पुरस्कार? द्रोणाचार्य पुरस्कार। अब आइए क्वेश्चन नंबर 100 में, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, या निम्नलिखित में से किन से जुड़ा हुआ है? तो किन से जुड़ा हुआ है? आपको पता होगा इसमें ये मेजर ध्यानचंद से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन है 29 अगस्त को। अब आइए क्वेश्चन नंबर 101 में, मैग्सेसे पुरस्कार रेमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है, वे किस देश के राष्ट्रपति थे? तो राष्ट्रपति थे किस देश के? फिलीपींस के। कहाँ के थे वो राष्ट्रपति? फिलीपींस के। अब आइए क्वेश्चन नंबर 102 में, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ, ये तो संपन्न हो चुका है। ये कहाँ किया गया था? कतर में किया गया था। कहाँ हुआ था ये? कतर में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 103 में, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? तो किस महाद्वीप में है? ये है अफ्रीका में। सहारा रेगिस्तान जो है कहाँ है? अफ्रीका में है। इसका क्षेत्रफल लगभग कितना है? 84 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और थार मरुस्थल जो है ये 2,60,000 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। ये भारत और पाकिस्तान के बीच है, जबकि ये जो है सहारा रेगिस्तान ये अफ्रीका में स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में है, और ये 84 लाख वर्ग किलोमीटर में ये विस्तारित है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 104 में। तो 104 का है, डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डुरंड कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। ये किससे जुड़ा हुआ है? ये फुटबॉल से। और फुटबॉल से जुड़ा हुआ और कप है, जैसे
DCM ट्रॉफी, रोबर्स कप, BC राय ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो मुखर्जी ट्रॉफी, ये सब ट्रॉफी किससे जुड़ा हुआ है? सब जुड़ा हुआ है फुटबॉल से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 105 में, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2014 का शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया था? ये प्रदान किया गया था किसको? कैलाश सत्यार्थी को। किसको किया गया था? कैलाश सत्यार्थी को। अब आइए क्वेश्चन नंबर 106 में, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू, तो आपको पता होगा कि बिहू जो है असम का लोक नृत्य है। कहाँ का? असम का। बिहू वर्ष में 3 बार आयोजित किया जाता है, यानी बिहू जो है असम का लोक नृत्य, ये साल में कितना बार होता है? 3 बार होता है। और आपको कुछ पता होना चाहिए अलग से इसमें कि काठी, जांगा, बाउल, कीर्तन आदि पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य हैं। पोंगल तमिलनाडु का है, ओनम केरल का है, रंगोली महाराष्ट्र का है, और मेहंदी जो है राजस्थान का है, और चौक पूर्णा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। और यहाँ बिहू था, तो बिहू किसका है? असम का है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 107 में। 107 का प्रश्न है, पेरू की राजधानी कहाँ है? तो पेरू की राजधानी कहाँ है? लीमा। कहाँ है? लीमा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 108 में, चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है ये कहाँ है? तो ये कहाँ है? यूक्रेन में है। कहाँ है? यूक्रेन में, जहाँ वर्तमान समय में युद्ध चल रहा है। तो कहाँ है चेरनोबिल परमाणु संयंत्र? यूक्रेन में, जो वर्तमान समय में ये बंद पड़ा हुआ है। अब अगला प्रश्न 109 में, जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा क्या है? येन है। जापान का मुद्रा है येन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 110 में, निम्नलिखित में से किस चक्रवात ने भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया? ऑप्शन ए है नीलोफर, ऑप्शन बी है हुदहुद, ऑप्शन सी है लहर, और ऑप्शन डी है हेलेन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए यानी नीलोफर। क्या नाम है इसका? नीलोफर। और हुदहुद चक्रवात का नाम एक पक्षी के नाम पर दिया गया है, और हुदहुद नामकरण जो है यमन द्वारा किया गया था। इसमें और जानकारी अलग से आप रखिएगा। इसमें भारत में उड़ीसा चक्रवात से सर्वाधिक प्रभावित होता रहता है। कौन सा राज्य प्रभावित होता रहता है सबसे ज़्यादा? ओडिशा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 111 में। 111 का है, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो किसके द्वारा लिखा गया है? खुशवंत सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? खुशवंत सिंह के द्वारा। खुशवंत सिंह ने वरियल 8C भी लिखी है। खुशवंत सिंह भारत के चर्चित पत्रकार थे जिनकी मृत्यु हाल ही में हो गई है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 112 में, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं अब्दुल कलाम। इसके लेखक कौन है? अब्दुल कलाम। अब आइए क्वेश्चन नंबर 113 में, भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखा गया था, तो किसने लिखा था? यानी भारत एक खोज के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। इसके लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। तो भारत एक खोज पुस्तक जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखा था। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक मेघनाथ देसाई ने लिखी है। ऐसे आप पुस्तकों का एक समूह याद रखिएगा, क्योंकि पुस्तक से ही प्रश्न लगातार 1-2 पूछा ही जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 114 में। देखिए 114 का क्या है, कौन सा देश सुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है? तो कौन जाना जाता है? क्यूबा। कौन जाना जाता है? क्यूबा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 115 में, जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? 4 डिग्री C पर जल का घनत्व जो है सबसे अधिक होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 116 में, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब किया गया था? तो कब किया गया था? यह किया गया था 1945 ईस्वी को। कब हुआ था ये? 1945 ईस्वी को। आपको पता होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। वर्तमान समय में इसमें 193 सदस्य हैं। यूएनए के स्थायी सदस्य भी आपको पता होना चाहिए, चीन, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका हैं, स्थायी सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 117 है, और भारत भी इसका सदस्य है संयुक्त राष्ट्र संघ का। 117 में है, भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे भारत के वायसराय।
और स्वतंत्रता के बाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। आज़ादी के बाद वही हुआ। और भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। और आज़ादी के बाद प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल अगर पूछता है तब वो कौन थे? चक्रवर्ती राजागोपालाचारी। ये इसी को देखे होंगे शॉर्ट में लिखा हुआ, सी राजागोपालाचारी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 118 में। 118 का है, कौन सा ICS अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा है? तो कौन शामिल रहा है? A.O. ह्यूम। कौन शामिल रहा है? A.O. ह्यूम। और गठन कब हुआ था? 1885 इसमें हुआ था। A.O. ह्यूम को कांग्रेस का जनक माना जाता है। A.O. ह्यूम क्या है? कांग्रेस का स्थापना करता थे, यानी स्थापना इन्हीं ने किया था। A.O. ह्यूम को शिमला का संत यानी हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है, यह ध्यान रखिएगा। A.O. ह्यूम जो है 1885 से 1905 तक कांग्रेस के महासचिव रहे थे, लगभग 1885 से 1905 तक। कांग्रेस शब्द जो है अमेरिका से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है वाद विवाद का स्थल। तो ये यहाँ पर प्रश्न क्या था कि 1885 में जो कांग्रेस का गठन हुआ उस समय इसके स्थापनाकर्ता कौन थे, यानी इसका स्थापना किसने किया था? और ऐसे भी इसको आप याद रख सकते हैं, A.O. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 119 में। देखिए 119 का क्या है, म्यांमार की राजधानी कहाँ है? तो म्यांमार की राजधानी कहाँ है? इसका राजधानी है नैन पाइताब। नैन पाइताब। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 120 में। तमस उपन्यास के लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? भीष्म साहनी। कौन है लेखक इसके? भीष्म साहनी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 121 में। 121 का है, किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो किसको प्रदान किया गया है? कौन सा पुरस्कार की बात कर रहा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो किसको दिया गया है? ये दिया गया है विश्वनाथ आनंद को। किसको दिया गया है? विश्वनाथ आनंद, विश्वनाथन आनंद को। विश्वनाथन आनंद को यह पुरस्कार दिया गया है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 122 में। भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली। कौन थे? क्लीमेंट एटली। और ये किस पार्टी से जुड़े हुए थे? तो लेबर पार्टी के ये सदस्य थे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 123 में। 123 में है, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो उस टाइम का पूछ रहा है, उस टाइम में गवर्नर कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, रघुराम राजन। कौन से उस टाइम थे? रघुराम राजन। 2015 का प्रश्न है, तो 2015 के अनुसार ही इसका आंसर होगा। और वर्तमान वाला आप करंट में जरूर ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में कौन है। तो करंट के लिए एक अलग से वीडियो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 है, भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये तो 2015 के हिसाब से पूछ रहा है, तो उस समय कौन थे? ललिता कुमार मंगलम। कौन थे? ललिता कुमार मंगलम। अब आइए क्वेश्चन नंबर 125 में। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1954 में। कब हुआ था? 1954 में। आपको पता होगा 1962 में कार्बन भी किया था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 126 में। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर है MS स्वामीनाथन को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, MS स्वामीनाथन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 127 में। आंग सान सू की जो NLD के नेत्री हैं किस देश से संबंध रखती हैं? तो किस देश से संबंध रखती है? म्यांमार से। किस देश से? म्यांमार से। महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच जो पुनः संधि हुआ था वो कब संपन्न हुआ था? तो ये हुआ था 1932 ईस्वी में। कब हुआ था ये? 1932 में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 129 में। तो देखिए 129 का क्या है, गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? गुजरात में है। कहाँ है ये? गुजरात में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 130 में। प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े हुए थे? तो किस रियासत से जुड़े थे ये जुड़े हुए थे किससे? त्रावणकोर से। किससे? त्रावणकोर से। क्वेश्चन नंबर 131 है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो किसका उद्गम अमरकंटक में है? सोन नदी का उद्गम जो है कहाँ है? अमरकंटक में है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 132 में। तो 132 का क्या है,
ये गणित का प्रश्न है। तो 132 के बाद आगे बढ़ते हैं 133 में। तो 133 में दिया है निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। ऑप्शन ए है मेगास्थनीज, बी है ह्वेनसांग, सी है इबन बतूता और डी है अल-बरूनी। तो किसने अध्ययन किया था? तो अध्ययन किया था किसने? ह्वेनसांग ने। किसने अध्ययन किया? ह्वेनसांग ने। ह्वेनसांग जो है 629 से 644 ईस्वी तक भारत में रहा था। उन्हें नीति के पंडित, यात्रियों का राजकुमार और शाक्य मुनि की उपाधि से भी जाना जाता है। ह्वेनसांग जो है हर्ष के दरबार में आए थे। ये सब ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 134 है पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था 1929 को लाहौर के अधिवेशन में। कब पारित किया गया था? 1929 को लाहौर के अधिवेशन में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 135 में। तो 135 का गणित का प्रश्न है, हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। 136 भी वही है, 138, 39, 40, 41, 42 सब उसी टाइप का है। इधर है 43 से देखिए 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ये सब क्या है? गणित का ही प्रश्न है। तो आज के लिए बस जीके और जीएस का प्रश्न टोटल हो गया। और आपको हम बता रहे हैं कि इसमें जो जीके और जीएस को छोड़ करके मैथ और रीजनिंग का जितना भी प्रश्न है उस सारे प्रश्न को हम एक अलग वीडियो में लेंगे। अभी केवल क्या कीजिए, आप इसमें जीके और जीएस को समझते चलिए। और केवल इतना समझने से नहीं होगा, इसके साथ साथ क्या होगा कि आप कोई और बुक को देख करके और उससे भी कंप्लीट कीजिए। जो करंट है उसको भी कंप्लीट रखिए और उसके साथ साथ आप इसमें जो और प्रश्न जहाँ देख रहे हैं कि जिस चैप्टर से ले रहा है उस चैप्टर की आप कंप्लीट करके रखिए ताकि उसका प्रश्न एक भी न छूटे। तो चलिए आज के लिए बस यही अंतिम प्रश्न हो गया ये। तो अगला वीडियो फिर से देखेंगे इसी का अगला सेट, और मैथ और रीजनिंग का प्रश्न हम लोग जरूर देखेंगे, लेकिन उसके लिए एक अलग से वीडियो आएगा। तो चलिए तब तक के लिए बाय।